आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मस्कत में ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान एजाज से किया सरफराज। और भी कई दीगर तहाइफ किए पेश। वज़ीर आज़म को 29 ममालिक से अब तक मिल चुके हैं कई आला एजाज़ात। लोकसभा में तरक्की याफ्ता भारत का जी बिल मंजूर। ऑपोजिशन ने बिल पर किया काफी हंगामा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई कल तक की मुलतवी। भारत और सऊदी अरब ने दो तरफा वीजा छूट के मुआहदे पर किए दस्तखत। अब दोनों ममालिक के सरकारी अफसरान को वीजा की नहीं होगी जरूरत। मुआहदे का मकसद सरकारी अफसरान को सहूलत और दो तरफा ताउन को फरोग देना है मकसद। आसाम पुलिस ने 7 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बांग्लादेश किया डिपोर्ट। वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस के हुक्काम काम की तारीफ और कहा कि रियासत में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पुलिस की सख्त मुहिम जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा में डीआरजी और माओनवाजों के दरमियान तसादुम में 3 नक्सली मारे गए। जाए वकूफ से मुतादिद हथियार भी किए बरामद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने ओमान के दौरे के दूसरे दिन आज उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान के एजाज से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने वज़ीर आज़म को ये शानदार एजाज पेश किया। सुल्तान ने वज़ीर आज़म को कई दीगर तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आज़म को अब तक 29 ममालिक के ऐसे आला अवार्ड्स मिल चुके हैं। और इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ओमान के दौरे के दूसरे दिन एक बिजनेस फोरम में शिरकत की। और इस दौरान भारत और ओमान दोनों ममालिक के सरबराहों ने जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म मोदी ने इस फैसले को तारीख़ी करार दिया और कहा कि ये दोनों ममालिक को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। वज़ीर आज़म ने ओमान को भारत की तरक्की में शराकतदारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि ओमान के पास सरमायाकारी, इख्तरा और मिलकर काम करने का मुनफरिद मौका है। दोनों ममालिक तवानाई, ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है ताकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाए। गुज़िश्ता 11 सालों में भारत ने न सिर्फ अपनी पॉलिसियों को बदला है बल्कि माशी डीएनए को भी बदल दिया है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत
8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। ओमान भारत दोस्ती के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं और ये मुस्तकबिल में और भी मजीद मजबूत होंगे। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ओमान के दौरे के दौरान ओमान के सुल्तान हातिम बिन तारिक से मुलाकात की और इस दौरान एक वफ्द भी उनके साथ मौजूद था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ओमान दौरे के दौरान वहां पर दारुल हुकूमत मस्कत में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के मैत्री प्रोग्राम में भी शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का तनव्वु और उसकी सकाफत है और भारतीय लोग दुनिया में जहां कहीं भी रहते हैं इसका एहतराम करते हैं। आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी बना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 11 सालों में भारत की तरक्की का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर नए हवाई अड्डे की तामीर, एम्स, IIT की तामीर और IIM मुल्क को तेज रफ्तार तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन ग्रोथ और फिनटेक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां भारत की तरक्की बेमिसाल है और भारत के डिजिटल इंडिया ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताता हूं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
मैत्री तकरीब के मकाम पर नौजवान खास तौर पर तलबा ने वजीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वजीर-ए-आज़म ने एक नुमाइश का भी दौरा किया और तारिकीन वतन से मुलाकात की। अपने खिताब में वजीर-ए-आज़म ने नौजवानों के बारे में बड़े पैमाने पर बात की और उनका कहना था कि नौजवान भारत देश का मुस्तकबिल हैं और मुल्क के मुस्तकबिल की क़यादत करेंगे और इसके लिए भारत ने नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की है और ओमान में चलने वाले भारतीय स्कूल भी दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को मजबूत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां भारत और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा अमल में आया है और इसके तहत भारत और सऊदी अरब ने रियाज में 2 तरफा वीज़ा छूट के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। अब इन ममालिक में सरकारी सफ़र के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी गई है और इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के सिफारती, खुसूसी और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को मुख्तसर मुद्दत के सरकारी दौरे के लिए वीज़ों से बाहमी तौर पर मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। मुआहिदे पर भारतीय सफ़ीर सुहेल एजाज खान और सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मजीद बिन राशिद अल मिसारी ने दस्तखत किए और इसका मकसद सरकारी दौरों के अफसरान को सहूलत फराहम करना और भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देना है। वीज़ा की छूट से दोनों ममालिक के हुक्काम की नकलो हरकत में आसानी होगी और तवक्को है कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। बात करते हैं लोकसभा की कार्रवाई की, जहां लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पास हो गया है। यहां पर आपको बता दें कि मरकजी वजीर ज़राअत और दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान के बिल पर बहस का जवाब देने के बाद ऐवान ने इसे सोती वोट से मंजूर कर लिया। बहस में 97 अरकान ने हिस्सा लिया और ये बिल मौजूदा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की जगह ले लेता है। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 का मकसद विकसित भारत 2047 के कौमी विजन के मुताबिक दही तरक्की को फ़रोग़ देना है। ये बिल खास तौर पर पानी की हिफाजत, बुनियादी दही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजी रोटी और कुदरती आफात से निपटने के इक़दाम पर तवज्जो मरकूज़ करेगा और इस बिल के तहत साल में रोजगार की गारंटी 100 दिन के बजाय अब 125 दिन की हो जाएगी। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर बहस का जवाब देते हुए ज़राअत व किसानों की फलाह बहबूद के दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम शुरू में महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था, लेकिन जब इंतखाबात आए तो कांग्रेस ने इस मंसूबे में महात्मा गांधी का नाम शामिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग दिखावा करते हैं जबकि हम काम करते हैं। गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि बापू हमारे आइडियल हैं, बापू हमारी तहरीक हैं, हम गांधी जी के उसूलों पर चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ही कहा था कि गांव भारत की रूह है, गांव की तरक्की हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंसूबों के नाम रखने की सनक कांग्रेस की रही है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों तक के नाम नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर रखने की रिवायत कांग्रेस ने कायम की। ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। और ज़राअत व किसानों की फलाह बहबूद और दही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बिल गांव की तरक्की का बिल है और हमारे लिए पूरा मुल्क एक है। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। और विकसित भारत जी राम जी बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई जुमा यानी कि सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। विकसित भारत जी राम जी बिल के लोकसभा में पास होने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीबों के मफादात को जहन में रखकर काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हंगामा करके ये साबित करने की कोशिश की कि वो गरीबों की भलाई नहीं चाहती। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने मरकजी वजीर चिराग पासवान से इस पर खुसूसी बातचीत की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जी राम जी बिल यहाँ पर पास हुआ, इसका विरोध हुआ, लेकिन जिस तरह की आज कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर देखने को मिली, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं मानता हूं जिस तरीके से विपक्ष का आज आचरण रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं। लोकतंत्र आपको इजाजत देता है अपने विरोध को दर्ज कराने को, और आप कराइए। कल पूरा दिन दिया गया, रात में 1:30 बजे तक चर्चा चली है। विपक्ष के हर एक नेता ने अपनी बातों को रखने का काम किया, पर उसके बाद जिस तरीके का आचरण आज सदन में देखा गया, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आज सदन की मर्यादा को तार तार करने का काम किया। ना सिर्फ कागज फाड़कर हवा में लहराने का काम किया, प्लेन बनाकर चेयर की तरफ फेंकने का काम किया, बट जिस तरीके से चेयर के सामने विपक्ष के नेता टेबल पर खड़े हुए, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत विपक्ष कर रहा है। आप सदन में अगर आप परंपराओं का ही निर्वहन नहीं करेंगे तो ये गलत सोच है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि गरीबों का यहाँ पर जो भला हो रहा है, दिन बढ़ाए गए, काफी बिल में बदलाव किए गए, एक तो कॉमन मैन को फायदा देने की बात की गई, उसका भी पुरजोर विरोध कर रहे थे। क्या आम आदमी को ये लोग चाहते नहीं कि लाभ मिले? ये कहीं ना कहीं गरीब विरोधी सोच तो ये लोग रखते ही है ना। जिस तरीके से आज गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ इस विधेयक को लाया गया, गरीब मजदूरों को सशक्त करने की सोच के साथ इस विधेयक को लाया गया, 100 के बजाय उसमें 25% इजाफा करके 125 दिन रोजगार की गारंटी के साथ इस विधेयक को लाया गया। तो ये थे चिराग पासवान जी, जो बता रहे थे कि आज जो लोकसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया और जिस तरह की उन्होंने एक बार फिर से अपनी जो छवि है वो पूरे देश के सामने रखी है कि वो गरीबों का भला चाहती ही नहीं है। कैमरा विक्की राजपूत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। और विकसित भारत जी राम जी बिल का असर अब राजस्थान के करौली जिले के पंचायत समितियों में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। करौली पंचायत के मुख्तलिफ इलाकों में और कई ग्राम पंचायतों में और गांव वालों में इस बिल के पास होने पर खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। गांव वालों का मानना है कि विकसित भारत जी राम जी मिशन देहातों को तरक्की और पायदार रोजी रोटी के मौके पैदा कर रहा है। पहले 100 दिन का काम चल रहा, अब सरकार ने 125 दिन का काम किया, तो अच्छा कर रही है सरकार।
हमें सरकार ने 100 दिन पहले रोजगार मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। इससे हमें अच्छा लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नाम भी बदलने जा रही है, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ने 125 दिन का रोजगार दिया है, उसमें हम उनको अच्छा लाभ मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। इससे सरकार कुछ भी नाम रखना चाहे उससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने अभी 100 दिन से 125 दिन का रोजगार 15 दिन व 25 दिन और बढ़ाए हैं, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा और मजदूरों को दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजगार के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा कि एक दहाई कबल मुल्क की दिफाई पैदावार 50,000 करोड़ रुपए से कम थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क का दिफाई बजट 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। इन नया भारत में डिफेंस सेक्टर भी एकदम बदल चुका है। डिफेंस सेक्टर में देश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ चुका है और इसलिए देश में डिफेंस का बजट 7 लाख करोड़ तक पहुंचने आया है। डिफेंस प्रोडक्शन में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। डिफेंस प्रोडक्शन पहले यानी कि एक दशक पहले 50,000 करोड़ से कम हुआ करता था, वो आज 1,50,000 करोड़ से अधिक है, यानी कि 1.74% की वृद्धि हो चुकी है। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा कि मुल्क के दिफाई शोबे के रोशन मुस्तकबिल के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमने साल 2029 तक मुल्क की दिफाई पैदावार को 3 लाख करोड़ रुपए और बरामदात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। डिफेंस सेक्टर में केवल 2029 तक पार्ट 1 में लक्ष्य रखा है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो 1.5 लाख करोड़ है वो 3 लाख करोड़ होगा और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा के 50,000 करोड़ 2029 में होगा। इन दोनों के आधार पर हम 2047 में ग्लोबल डिफेंस लीडरशिप में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा जिले के गोलापल्ली थाने के जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में डायरेक्टोरेट ऑफ पुलिस DRG और माओवादियों के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें मुबैना तौर पर एनकाउंटर में 3 माओइस्ट मारे गए हैं और जाए वकूअ से हथियार बरामद हुए हैं और इस ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। गोलापल्ली इलाके के जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में माओवादियों की मौजूदगी के बारे में एक ठोस इत्तला मिलने के बाद DRG के एहलकारों ने तलाशी मुहिम शुरू की थी और इसी दौरान तसादुम शुरू हो गया, जिसमें 3 माओवादी मारे गए। आसाम के जिला कछार में पुलिस ने 7 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। ये तमाम तारिकीन वतन आसाम में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये मालूमात शेयर की। वज़ीर आला ने कहा कि इन गैर कानूनी तारिकीन वतन को आसाम के श्रीभूमि जिले के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया गया था। उन्होंने इस सख्त कार्रवाई के लिए आसाम पुलिस की तारीफ की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रियासत में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त मुहिम जारी रहेगी। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से चौकस है और किसी भी दरअंदाजी को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालिया दिनों में गैर कानूनी इमिग्रेशन की मुतादिद कोशिशों को नाकाम बनाया है।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच ने जाली अद्वियात बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और इस कार्रवाई में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान फैक्ट्री से भारी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद हुई है और तकरीबन 600 किलो कच्चा माल भी जब्त किया गया है और इसके अलावा फैक्ट्री से बड़ी तादाद में जाली कॉस्मेटिक मसनूआत जैसे कि फेयर एंड लवली क्रीम और हेयर रिमूवल व्हीट क्रीम भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मुलजिम से पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।